हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास सिक्स्थ की साइंस की बुक का बेसिक साइंस फॉर क्लास सिक्स्थ चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वैसे ही हम इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम चीज़ों को किस तरीके से डिवाइड करके ग्रुप बना के उनको क्लासीफाई करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज यू हैव सम कॉइन्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच मनी यू हैव और द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स। मान लीजिए कि आपके पास कुछ सिक्के हैं और अब आपको ये पता लगाना है कि आपके पास उन सिक्कों की क्या कीमत है, मतलब आपके पास कुल मिला के कितने रुपए हैं। If you group the coins into 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee coins, it will make your job easier. अगर आप उनको बांट देंगे, 1 रुपये के सिक्के अलग, 2 रुपये के अलग और 5 रुपये के सिक्के अलग, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। When you group coins this way, you classify them on the basis of their value. जब आप उसको इस हिसाब से बांट देंगे, उनका ग्रुप बना देंगे, तो आप उनको क्लासीफाई कर देंगे उनकी कीमत के हिसाब से। ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब हम एक जैसी चीज़ों को एक साथ रख देते हैं, ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स, तब हम उस चीज़ को बोल देते हैं क्लासिफिकेशन। बाय क्लासिफाइंग थिंग्स यू ऑल्सो कीप्स डिसिमिलर थिंग्स अपार्ट। क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ हम सिमिलर चीज़ों को तो एक साथ रख सकते हैं और डिसिमिलर चीज़ों को, वो चीज़ें जो मिलती जुलती नहीं हैं, हम उनको अलग कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स। अब क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, उसकी ज़रूरत है क्यों, ठीक है, आवश्यकता क्यों है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आगे चलते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल्स। सिंपल एग्जाम्पल्स की मदद से आप इसको क्लासीफाई करना सीख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द थिंग्स इन योर हाउस आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। घर पे आपकी चीज़ें जो है पड़ी हुई, इसका कॉमन एग्जाम्पल है। यू क्लासीफाई और ग्रुप दैम वाइल अरेंजिंग दैम। आप उनको रखने के टाइम पे आप उसको क्लासीफाई कर देते हैं अपने आप। यू कीप द यूटेंसिल्स इन द किचन। घर में किचन में आप बर्तनों को अलग अलग करके रखते हैं, बुक्स को आप स्टडी रूम में रखते हैं, बेडरूम में आप बेड रखते हैं, तो आप उस चीज़ों को क्लासीफाई करके रखते हैं। You would be very irritated if you found your shoes on the dining table and the utensils in the drawing room. जब आपको कभी भी ड्राइंग रूम में आपके बर्तन पड़े हुए मिले या आपके शूज़ जो हैं आपके डाइनिंग टेबल के नीचे पड़े हुए मिले, तो तब आप इरिटेट हो जाते हो, है ना, डिस्टर्ब हो जाते हो कि हमारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। तो इसीलिए हम घर में चीज़ों को क्लासीफाई करके रखते हैं। The librarian of your school immediately finds a book as you ask for because द बुक्स आर प्रॉपरली क्लासीफाइड। अगर आप लोग किसी लाइब्रेरी में जाते हो, किसी भी बुक के लिए आप बोलते हो उनको कि हमें ये बुक चाहिए, तो वो लाइब्रेरियन जो है आपको फटाफट से बुक निकाल के दे देंगे, क्योंकि उन्होंने भी बुक्स को सब्जेक्ट वाइज ग्रुप करके रखा होता है, उसको क्लासीफाई करके रखा होता है। एंड देन विद इन ईच ग्रुप दे आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स ऑफ द ऑथर्स सरनेम। फॉर एग्जाम्पल अटकिंस, बाहल, चटर्जी एंड दास एट्सेट्रा। तो वो ऑथर के सरनेम के हिसाब से भी उनको रख देते हैं, और बड़ी बात, वो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रखते हैं, मतलब ABCD जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं वैसे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑल्सो अनेबल्स अस टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। क्लासिफिकेशन की वजह से हम किसी भी चीज़ की स्टडी जो है, किसी भी चीज़ को पढ़ना हम आसान बना लेते हैं, उसको सिस्टमैटिक वे से अच्छे तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग बींग्स बट दे आर डिफरेंट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही लिविंग बींग है, फिर भी हम उनको अलग कैटेगरी में रखते हैं। सो लिविंग थिंग्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जिसकी वजह से हमने लिविंग बींग्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज प्लांट ग्रुप एंड नंबर 2 इज एनिमल ग्रुप। सिमिलरली ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर नॉट अलाइक। इसी तरह से हमने आगे प्लांट्स को और एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया है। जैसे हम कह देते हैं कुछ हर्ब्स हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ ट्रीज हैं, तो वो प्लांट के आगे क्लासिफिकेशन होगी। एनिमल्स में अगर हम देखें तो हम बोल देते हैं कि कुछ एम्फीबियंस हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स है, इस हिसाब से, एंड हेंस दे आर क्लासिफाइड फर्दर। सच क्लासिफिकेशन हेल्प अस लर्न अबाउट द प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड द बॉडीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, different living beings. This helps us understand how diseases develop in different kinds of animals and find cures for them. इसी हिसाब से हम क्लासिफिकेशन की मदद से अगर कोई डिजीज़ किसी को हो रहा है तो हम वो भी उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई एनिमल को डिजीज़ हो रहा है तो हम उसकी एनिमल में स्टडी कर देते हैं। अगर प्लांट में डिजीज़ कोई अकर हो रहा है तो हम उसको स्पेसिफिक प्लांट में ही उसकी स्टडी करेंगे। तो सारा कुछ अगर मिक्स ना हो, इसकी वजह से हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं ताकि हम टू द पॉइंट उसका सोल्यूशन निकाल सकें।
The diseases of human beings and the cures for them are different from those of the other animals and so are the doctors. इसी हिसाब से अगर ह्यूमन बींग्स में कोई डिजीज़ है और कोई एनिमल्स में है तो दोनों में डिजीज़ डिफरेंट होंगे. डिफरेंट डिजीज़ होने के साथ साथ उनका इलाज भी अलग होगा और उनके इलाज करने के लिए डॉक्टर्स भी अलग होंगे. विल यू विजिट अ वेटरनरी डॉक्टर व्हेन यू फॉल इल? क्या आप जब बीमार पड़ते हो तो आप वेटरनरी डॉक्टर मतलब जानवरों के डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं ना. क्यों? क्योंकि इंसानों के डॉक्टर और जानवरों के डॉक्टर में फ़र्क होता है. इसी वजह से क्लासिफिकेशन हम क्लियरली सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने चीज़ों को क्लासीफाई करके अलग अलग करके छांट कर रखा हुआ है. Similarly, the classification of plant makes it possible to study them systematically, and by systematically studying them, we have learned how to grow more food. इसी हिसाब से हमने जैसे जैसे प्लांट की सिस्टमेटिक स्टडी की है उसको सही ढंग से सही तरीके से हमने पढ़ा है. हमने ये भी जाना है कि हम ज़्यादा फूड जो है ज़्यादा फसलें जो है कैसे उगा सकते हैं. क्लासिफिकेशन हेल्प इन अनदर वे टू. एक कुछ और माध्यम भी है जिसकी मदद से हमें क्लासिफिकेशन जो है हमारी हेल्प करती है. इफ़ यू नो अबाउट वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप यू गेट अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. अगर आपको ये पता चले कि इस खास किस्म के एक मेंबर की ये खासियत है तो आप ये जान जाओगे इसमें इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें ये खासियत होगी. फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग है, ठीक है, हम बात कर सकते हैं तो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बात कर सकते हैं. फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में तो हमें पता है कि एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है जिसका मतलब है कि सारी प्लांट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती होगी. This is how doctor can treat patient without having to study each patient individually. इसी हिसाब से डॉक्टर्स भी हर पेशेंट का इलाज कर लेते हैं. उन्हें ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक एक पेशेंट को पूरा अच्छे से छानबीन करके तसल्ली से देखा जाए. अगर वो उसके सिम्टम्स देख लेते हैं. अगर कोई एक इंसान है बीमार पड़ रहा है, बुखार की वजह से क्या होता है बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. तो अगर एक इंसान में बुखार की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दूसरे में भी टेम्परेचर बढ़ेगा ही. सेम लक्षण होंगे, सेम सिम्टम्स होंगे. दस क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू. इसलिए क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? टू हैव अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स. चीज़ों की सही नॉलेज के लिए, सही जानकारी के लिए. टू हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए उनके जो जानकारी है सही जानकारी और उनके मेंबर्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. टू नो हाउ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ दी अदर ग्रुप्स. और हमें ये भी पता चलना चाहिए कि दो ग्रुप्स अगर हम देते हैं तो उन दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स जो है आपस में अलग कैसे हैं. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू क्लासीफाई मटेरियल्स. मतलब मटेरियल्स को हमने किस तरह से क्लासीफाई करना है. ठीक है. यू सी वेरियस थिंग्स अराउंड यू. आप अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं सच एज बुक्स, टेलीविजन सेट, टेबल्स, chairs, clothes and so on. They are made of various materials such as paper, metal, wood, cotton, wool and so on. The importance of a material depends upon its utility, which in turn depends upon its property. आप देखते हो अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है अलग अलग मटेरियल से बनी होंगी. कुछ चीज़ें सेम मटेरियल से बनी हो सकती है, कुछ अलग चीज़ों से बनी हो सकती है. अब इन मटेरियल की जो इम्पोर्टेंस है वो ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और हम उसको किस हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन पिक अप पिंस विद अ मैग्नेट. आप एक मैग्नेट के साथ पिंस को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं. बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट. वो इस वजह से क्योंकि जो पिंस है वो मेटल की बनी होती है, आयरन की बनी होती है और मैग्नेट जो है आयरन को ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है. यू कैन नॉट पिक दैम विद अ पीस ऑफ वुड और सम अदर मटेरियल. आप उसको किसी और भी कोई भी किस्म के मटेरियल से उसको पिक नहीं कर सकते हो. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन नहीं होगी. द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट थिंग्स मेड ऑफ स्टील इज पुट टू यूज़ इन पिन होल्डर्स. पिन होल्डर्स में हम इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं ताकि पिन होल्डर्स के साथ वो पिन जो है इजीली अटैच हो जाए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से. दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड ग्रुप सिमिलर मटेरियल्स टुगेदर. इसीलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को जाने बिना मटेरियल्स को ग्रुप में नहीं रख सकते हैं. तो उसके लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए. तो इसके लिए हम इसकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले है लस्टर. लस्टर का मतलब होता है शाइन. कुछ चीज़ें जो हैं वो चमकदार होती हैं. यू मे हैव नोटिस दैट मैनी थिंग्स शाइन, दैट इज़ दे हैव अ लस्टर. काफ़ी सारी चीज़ें चमकती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं कि उनमें लस्टर है, चमक है.
मटीरियल्स डेट शाइन आर कॉल्ड लस्ट्रस, जो मटीरियल चमकते हैं उन्हें हम लस्ट्रस बोल देते हैं, एंड दोज विच डू नॉट आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस, और जिनमें चमक नहीं होती हमें उनको क्या बोल देते हैं, नॉन लस्ट्रस। ऑल मेटेलिक सब्सटेंसेज फॉर एग्जाम्पल मटीरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, कटलरी, वाटर टैप्स, डोर हैंडल्स एंड फ्लावर वेसेस आर लस्ट्रस। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो लस्ट्रस होता है, क्योंकि वो चमकदार होता है। ऑन एक्सपोजर टू एयर मोस्ट मेटल्स लूज देयर लस्टर इन दी कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जब चमकदार चीज़ें हवा के कांटेक्ट में आती है तो उनकी जो चमक है धीरे धीरे डल होके ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं कि मेटल अब जो है टार्निश हो रहा है। व्हेन वी देन से दैट द मेटल इज टार्निश्ड, खराब हो रहा है, करोड हो रहा है। द मेटल रीगेन इट्स लस्टर इफ इट्स सरफेस इज रब्ड विद क्लॉथ और सैंड पेपर और पॉलिश्ड, और वही मेटल जो है दोबारा से अपनी चमक वापस हासिल कर सकता है अगर हम उसको सैंड पेपर या क्लॉथ के साथ रब करके साफ करेंगे या फिर हम उसको पॉलिश करवाएंगे। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी थिंग्स लाइक वुड, कोल, प्लास्टिक एंड पेपर विच हैव नो लस्टर, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अभी मैंने नाम ली जिनको वो उनमें लस्टर प्रेजेंट नहीं होता, जिनको हम नॉन लस्टर्स बोल देते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर आप क्लासीफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें लस्टर्स है और कौन सी नॉन लस्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मूथनेस ऑफ सरफेस, कि सरफेस कितना स्मूथ है। दो तरह के सरफेस होंगे, एक स्मूथ जो एकदम मुलायम होगा, दूसरा क्या है, रफ सरफेस जो स्मूथ नहीं होगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई चीज़ कैसी है कि उसके आसपास हम कितना अच्छे से देख सकते हैं। तीन तरह के ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए को अगर हम देखें उसको, तो नंबर वन इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसके आर पार हम एग्जैक्टली पूरा पूरा देख सकते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि लाइट जो है उनमें से ईजिली पास हो सकती है। सेकेंड इज ओपेक मटीरियल, जिनमें से लाइट ईजिली पास नहीं होती, मतलब बिल्कुल भी पास नहीं होती, वो क्या है, वुड और कार्डबोर्ड, जिनके आसपास हम आर पार नहीं देख सकते। तीसरा सब्सटेंस कौन सा है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, जो जिनके आर पार लाइट जो है बहुत कम पार्शियली पास होती है, जैसे फ्रोस्टेड ग्लास और ऑयल पेपर। फ्रोस्टेड ग्लास कौन सा होगा, जिसके ऊपर पानी की भाप जमी हुई होगी। नेक्स्ट इज हार्डनेस, अब कोई सब्सटेंस कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है ये भी हम उसके मटेरियल को टच करके पता लगा सकते हैं, जैसे उसकी शेप हमें बता सकते। यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ हार्ड मटेरियल, अब कोई भी मटेरियल हार्ड है तो उसकी शेप आप नहीं बदल सकते हो। अगर कोई मटेरियल सॉफ्ट है तो उसको स्ट्रेच करके या फिर प्रेस करके आप उसकी शेप बदल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हार्ड सब्सटेंसेस देखें तो व्हीकल्स, मशीन्स, फर्नीचर, और सॉफ्ट सब्सटेंसेस कौन से हो गए, हमारे पिलोज, कुशंस और कपड़े, क्लोथिंग्स। नेक्स्ट वी हैव डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी, दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल्स में प्रेजेंट होती है। सॉलिड मटेरियल इज डक्टाइल, दैट इज इफ इट कैन बी बेंट और इट्स शेप कैन बी चेंज्ड विदाउट ब्रेकिंग इट। डक्टाइल या डक्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस हम थोड़ा सा बेंट कर सकते हैं, उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो जो भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं हम उसको वायर्स, उसकी वायर्स जो है हम इजीली बना सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड मटेरियल इज सेड टू बी मेलिएबल इफ़ इट कैन बी बीटन और प्रेस्ड इनटू शीट्स और फॉयल, और सॉलिड मटेरियल अगर हम बोले कि वो मेलिएबल है, इसका मतलब क्या है कि उसकी हम थिन शीट्स और फॉयल्स बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम फॉयल पेपर उसका हम बना लेते हैं, थिन उसकी पतली सी शीट बन जाती है। A solid material that breaks on being bent, beaten or pressed is called brittle। एक solid material जो है जिसको अगर हम थोड़ा सा मोड़ेंगे या बेंट करेंगे, प्रेस करेंगे या बीट करेंगे वो टूट जाएगा, उस मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, ब्रिटल। तो यहाँ पे डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी और उसका ब्रिटल नेचर के बारे में हमने पढ़ा है। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, आपने ये पढ़ा है कि मेटल्स जो हैं डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है अगर वो सॉलिड हो तो वो ब्रिटल होते हैं, मतलब इजीली टूट सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, कोई चीज़ पानी में फ्लोट करती है या सिंक करती है, इसके बेसिस पे भी हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट मैनी सब्सटेंसेस फ्लोट, आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें पानी के ऊपर फ्लोट कर देती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सिंक कर जाती हैं। तो यहाँ पे इसका एक ये एक्सपेरिमेंट बताया गया है, क्या देखते हैं यहाँ पे, अगर हम कॉइन और प्लास्टिक सब्सटेंस लेंगे तो प्लास्टिक जो है पानी में ऊपर, आप फिगर में देख सकते हैं 3.1 फिगर में, प्लास्टिक ब्लॉक जो है पानी में फ्लोट कर रहा है और जबकि कॉइन जो है वो पानी में सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, आप घर पे प्रैक्टिकल उसको करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ पानी में डूब रही है और कौन सी तैर रही है। नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ पानी में मिक्स होती है कि नहीं होती, मतलब पानी में वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है।
व्हेन शुगर इज स्टर्ड इन वाटर, अगर पानी में शुगर लगातार घोलते जाएंगे, इट डिसअपियर्स, वो गायब हो जाएगी। इनफैक्ट द शुगर क्रिस्टल्स ब्रेक्स अप इनटू मॉलिक्यूल्स, और जो शुगर के क्रिस्टल होते हैं, दाने होती हैं, वो छोटे छोटे दानों में और ब्रेक हो जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। द शुगर मॉलिक्यूल्स मिक्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स सो इमीडिएटली दैट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। वी से दैट शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, जिसका मतलब क्या है कि शुगर जो है पानी में सोल्यूबल है या फिर डिजोल्व हो रही है, और डिजोल्व होने के बाद वो एक सोल्यूशन बना रही है। दस अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब सोल्यूशन को हम दो तरीके के मिक्सचर बता सकते हैं। एक होता है होमोजीनियस, जिसमें कोई सब्सटेंस हमने जब ऐड किया है, मतलब जो सोल्यूट हमने ऐड किए हैं वो पूरी तरह से मिक्स हो रहे हैं, सोल्यूबल है, पूरी तरह से मिक्स हो रहे हैं, वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर। सब्सटेंसेस लाइक सैंड, चॉक एंड सॉडस्ट विच डू नॉट डिजोल्व, जो चीज़ें डिजोल्व नहीं होती, जैसे सैंड, चॉक एंड सॉडस्ट जो है डिजोल्व नहीं होंगी, उनको क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल। सम लिक्विड्स लाइक ग्लिसरीन एंड शैम्पू ऑल्सो मिक्स विद वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। ग्लिसरीन और शैम्पू कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो लिक्विड्स जो पानी में मिक्स हो सकते हैं उनको हम बोल देते हैं मिक्सिबल विद वाटर। अभी हमने ऊपर बात की थी उन सब्सटेंसेस की जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में होंगे तो हम बोलेंगे कि डिजोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। अगर हम लिक्विड लेंगे तो हम बोलेंगे मिक्सिबल है। लिक्विड्स लाइक एडिबल ऑयल और कैरोसिन विच डू नॉट, ऑयल जो है पानी में मिक्स नहीं होता, हमने देखा है, तो उसको हम बोलेंगे इमिसिबल विद वाटर। इमिसिबल लिक्विड व्हेन मिक्स्ड फॉर्म सेपरेट लेयर, जब उनको मिक्स किया जाता है ये अलग लेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो फिगर 3.2 में ऑयल जो है इमिसिबल है, ठीक है, पानी के ऊपर ऑयल की अलग लेयर बनी हुई है। नेक्स्ट, सम गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर, कुछ गैसेज जो है पानी में सोल्यूबल होती हैं, ऐसे ही कुछ गैसेज जो है पानी में डिजोल्व नहीं होती। तो इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट के बारे में। लिक्विड दैट डिजोल्व्स अदर सब्सटेंसेस, एक ऐसा लिक्विड जो दूसरे सब्सटेंसेस को अपने में घोल लेता है, जैसे पानी, तो वो क्या होगा, सोलवेंट। पानी क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट। एंड द सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स इज कॉल्ड ए सोल्यूट, और जो सब्सटेंस अपने आप को उसमें मिक्स कर रहा है, अगर पानी में चीनी मिलाएंगे तो पानी होगा सोलवेंट, और चीनी क्या होगी, शुगर जो होगी वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। वाटर तो मोस्ट वाइडली यूज्ड इज़ नॉट दी ओनली सोलवेंट, पानी जो है हम जिसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ये एक इकलौता सोलवेंट नहीं है, इसके अलावा काफ़ी सारे सोलवेंट हैं, जैसे मिथाइलेटेड स्पिरिट, पेट्रोल, केरोसिन, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड ईथर आर अमंग मैनी अदर सोलवेंट्स। सो मटेरियल दैट डज नॉट डिजोल्व इन वन सोलवेंट में डिजोल्व इन अनदर। कई बार क्या होता है कि एक मटेरियल जो है पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है, वो किसी और मटेरियल में डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसके हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सोलवेंट्स के पढ़ लिए हैं आगे। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, आप इसमें से देख के आप डेली लाइफ में से आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ सोल्यूबल है और कौन सी चीज़ पानी में इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लिक्विड्स जो प्रेजेंट है, लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे, मिसिबल और इमिसिबल। अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल टर्म यूज़ करेंगे, और अगर लिक्विड मटेरियल की बात करते हैं तो हम बोलेंगे मिसिबल एंड इमिसिबल। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इज़ कंप्लीट। Thank you and keep supporting. And don't forget to like, subscribe and share the video.